हेलो एंड वेलकम एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल चांदनी मैम सोशियोलॉजी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टूल लाइफ हिस्ट्री को, जीवन इतिहास को। देखते हैं कि जीवन इतिहास टूल का प्रयोग हम सामाजिक अनुसंधान में कैसे करते हैं। यदि हम सब इंस्पायर हैं रानी लक्ष्मीबाई से, महात्मा गांधी से और किसी भी ऐसी हस्ती से, तो कैसे? यदि हम उनको जानते हैं तो कैसे जानते हैं? इन सब को जानने के लिए कौन से तरीके का यूज़ किया जाता है? ऐसी कौन सी विधि है जिसका अध्ययन करके हम ऐसे महापुरुषों को जानते हैं और वो हमारे लिए मोटिवेशनल का कार्य करते हैं? तो चलिए आज की क्लास में देखते हैं। जीवन इतिहास। सबसे पहले देखते हैं कि लाइफ हिस्ट्री का अर्थ क्या है। तो जीवन इतिहास वास्तव में सामाजिक अनुसंधान करने की एक ऐतिहासिक पद्धति है। इस ऐतिहासिक पद्धति का अध्ययन हम अतीत से जोड़कर करते हैं, जिसमें जीवन के इतिहास की बहुत इम्पॉर्टेंट इसको स्रोत माना गया है किसी भी व्यक्ति के हिस्ट्री को जानने का। जीवन इतिहास किसी व्यक्ति विशेष के संपूर्ण जीवन की घटनाओं का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। ये उस व्यक्ति जीवन इतिहास जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा स्वलिखित आत्मकथा भी हो सकती है या किसी और व्यक्ति ने उस व्यक्ति के बारे में लिखा हो, उसकी जीवनी भी हो सकती है। आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो अर्थ में इतना सब कुछ लिखना होगा कि जीवन इतिहास एक्चुअल में है क्या। आप आत्मकथा को भी जीवन इतिहास कहेंगे या यदि कोई व्यक्ति किसी की जीवनी लिखता है उसको भी उसके जीवन का इतिहास कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जीवन इतिहास की उपयोगिता क्या है। सोशियोलॉजी में, सोशल रिसर्च में जीवन इतिहास का यूज़ क्या है। तो जीवन इतिहास का प्रयोग जो है सामाजिक अनुसंधान में तथ्यों के संकलन करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है। क्योंकि ये जो स्रोत है ये पूर्व लिखित होता है, मतलब पहले से लिखा होता है, इसलिए हम इसको अनुसंधान करने का द्वितीयक स्रोत मानते हैं। प्राथमिक स्रोत हम उसको मानते हैं जिसको हम खुद जाकर रिसर्च करते हैं, और जीवन इतिहास पहले से लिखा हुआ होता है। जीवन इतिहास का प्रयोग केवल समाजशास्त्र में नहीं बल्कि मानव शास्त्र में, ऐतिहासिक में, यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी जीवन इतिहास का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्रोत माना गया है इसको अध्ययन करने का। यदि हम आज अपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें या विश्व प्रसिद्ध तानाशाही हिटलर की बात करें, तो हम उनको कैसे जानते हैं? उनके बारे में पढ़कर ही जानते हैं। कहीं ना कहीं उनकी आत्मकथा पढ़ी है, उनकी जीवनी पढ़ी है, तब हम उनको जानते हैं। क्योंकि जब महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और हिटलर हुआ करते थे उस समय तो हम नहीं थे ना, लेकिन ये तीनों नाम यदि मैं आपके सामने कह रही हूँ तो आप सबके सामने उनकी एक इमेज बन जाती है कि वो किस तरह के इंसान हुआ करते थे। तो इनके बारे में यदि हमको कहीं से पता चली है तो वो जीवन इतिहास के बारे में ही पता चला है। बहुत से लोगों ने इनकी जीवनी लिखी है या इनकी खुद की आत्मकथाएं इन्होंने लिख के रखी हैं, जिसको पढ़कर हम इनके बारे में जानते हैं। तो ये रिसर्च करने का सेकेंडरी सोर्स माना गया है। अब हम देखते हैं कि जीवन इतिहास होते कितने प्रकार के हैं। तो मुख्य रूप से जीवन इतिहास 4 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार को हम स्वलिखित आत्मकथा कहते हैं। स्वलिखित आत्मकथा मतलब वो जो व्यक्ति जिसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं उसने अपने बारे में खुद ही लिखा है। मतलब जब आप अपने बारे में खुद लिखते हैं तो आत्मकथा मतलब अपनी कहानी आप लिख रहे हैं। ये पहला प्रकार होता है जीवन इतिहास का। दूसरा प्रकार है प्रेरणा पर आधारित आत्मकथा। प्रेरणा पर आधारित आत्मकथा मतलब आप किसी से इंस्पायर होते हैं, है ना, और उसके बाद वो प्रेरित होकर उनकी आत्मकथा यदि कोई लिख रहा है तो वो प्रेरणा पर आधारित आत्मकथा कहलाती है। तीसरा संकलन पर आधारित जीवन इतिहास मतलब किसी व्यक्ति के बारे में बहुत सारे सोर्सेज आपको मिलते हैं, उसके बाद आप उनकी लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं, वो संकलन पर आधारित आत्मकथा कहलाएगा। जैसे महात्मा गांधी जी अभी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हैं, ठीक है, लेकिन उनके बारे में हम अलग अलग सोर्स से, बुक से, नेट से और लोगों से सुनकर, बहुत सारी चीज़ें सुनकर उनके बारे में यदि हम उनका लाइफ हिस्ट्री लिखते हैं तो वो संकलन पर आधारित जीवन इतिहास कहलाएगा। चौथा है मौखिक जीवन इतिहास। मौखिक जीवन इतिहास मतलब आपको मैंने किसी के बारे में बताया, ठीक है, या आपके पेरेंट्स आपको किसी के, आपके दादा या परदादा या किसी के बारे में जो अभी नहीं है उनके बारे में आपको वो बता रहे हैं, आप उनसे सुन रहे हैं और सुनने के बाद आपने उनके बारे में कुछ लिखा है, तो वो मौखिक जीवन इतिहास कहलाता है। ये 4 प्रकार के लाइफ हिस्ट्री पाए जाते हैं। इनमें से जो प्रथम 2 प्रकार के जीवन इतिहास है ना, स्वलिखित आत्मकथा और प्रेरणा पर आधारित आत्मकथा, इसमें व्यक्ति स्वयं प्रत्यक्ष रूप से जीवन इतिहास लिखने में संलग्न होता है, जबकि अन्य जो 2 प्रकार के
जीवन इतिहास है, मतलब संकलन पर आधारित जीवन इतिहास और मौखिक जीवन इतिहास। यह व्यक्तियों के संपर्क करके विस्तृत जानकारी एकत्र की जाती है, मतलब व्यक्तियों से आप कांटेक्ट करते हैं और उसके बाद उनके बारे में जानकारी एकत्रित करते हैं। तो जो मौखिक जीवन इतिहास है ना, इसको क्लोखन ने निष्क्रिय साक्षात्कार द्वारा तैयार किया गया जीवन इतिहास का है। पीएससी एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इनमें से किसको निष्क्रिय साक्षात्कार कहा गया। निष्क्रिय साक्षात्कार मतलब साक्षात्कार आप किसको कहते हैं? जब प्रत्यक्ष रूप से आप आमने सामने की स्थिति में बैठते हैं और सामने वाले से अपने प्रश्न पूछते हैं, वो साक्षात्कार कहलाता है। निष्क्रिय साक्षात्कार मतलब आप जिसके बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं वो सामने तो आपके नहीं है, ठीक है, आप मौखिक रूप से उनके बारे में जानकारी एकत्र कर रहे हैं, उसके बाद आप लिख रहे हैं, तो इसलिए क्लोखन ने इसको निष्क्रिय साक्षात्कार कहा है मौखिक जीवन इतिहास को। ये जीवन इतिहास के 4 प्रकार हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका अर्थ, उसकी उपयोगिता, उसका प्रकार सब लिखना होगा। अब हम देखते हैं कि जीवन इतिहास के लक्षण क्या है। मतलब सामाजिक अनुसंधान में जीवन इतिहास को आपके कुछ लक्षण होने चाहिए, क्योंकि जीवन इतिहास जो है रिसर्च करने का द्वितीयक स्रोत माना गया है। तो आप किसको जीवन इतिहास कहेंगे, उसमें कौन कौन से मुख्य लक्षण होने चाहिए, ये हम देखते हैं। सबसे पहला, जीवन इतिहास में व्यक्ति किस संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर हम ऐतिहासिक संदर्भ में संस्कृति की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हैं। मतलब वो जिस संस्कृति का वहन कर रहा है उसके आधार पर आपको पता चलेगा कि उस समय उस सोसाइटी में कौन सी संस्कृति चल रही थी। जैसे हम महात्मा गांधी की बात करते हैं, है ना, तो एक चीज़ महात्मा गांधी के बारे में हमको देखने को मिलती है कि उनकी जो माता थी पुतलीबाई जी, वो उनको मैक्सिमम टाइम भूखे रहना पड़ता था, इसलिए क्योंकि वो जब तक सूर्य के दर्शन नहीं करती थी तब तक वो भोजन नहीं करती थी। तो जब भी बरसात का मौसम आता था तो सूर्योदय होता था पर उनको दिखता नहीं था, तो वो सूर्य को अर्घ नहीं दे पाती थी, इसलिए मैक्सिमम टाइम वो भूखे रहती थी। तो यहाँ पर उनकी संस्कृति आपको दिख रही है उनके जीवन इतिहास में कि वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, है ना, संस्कृति आपको वहाँ पर दिख रही। इस तरह की चीज़ें जो है जीवन इतिहास में होना चाहिए। दूसरा लक्षण, जीवन इतिहास में यह भी उल्लेखित हो कि जिसके विषय में कहा गया है उस व्यक्ति पर उसके परिवार का क्या प्रभाव पड़ रहा है। जैसे हम महात्मा गांधी जी का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो महात्मा गांधी जी जब विलायत गए थे, है ना, अपनी पढ़ाई करने के लिए, तो उनकी माँ ने उनसे 3 वचन लिए थे, तो उन्होंने विलायत में जाके उन तीनों वचनों का अक्षरशः पालन किया। तो यहाँ पर उनके व्यक्तित्व में ये दिख रहा है कि व्यक्ति की संस्कृति क्या थी, उस व्यक्ति का उसके परिवार पर किस तरह का प्रभाव था। जीवन इतिहास में ये दोनों चीज़ें होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा लक्षण हम देखते हैं कि जीवन इतिहास में व्यक्ति से संबंधित अनेक घटनाओं को तात्कालिक सामाजिक परिवेश के साथ साथ वर्तमान परिवेश में प्रासंगिकता से भी जोड़कर देखना चाहिए। मतलब वो जो व्यक्ति है, ठीक है, उसके जीवन में वर्तमान परिस्थिति का क्या प्रभाव पड़ रहा है उसको भी आपको देखना है। जैसे गांधी जी की बात यदि हम कर रहे हैं, तो जब वो विलायत में केस लड़ रहे थे मणिबाई का केस, तो जब उनको ऐसा लगा कि वो मणिबाई का केस हार गए हैं, है ना, तो उन्होंने उनसे जितनी भी फीस ली थी वो फीस गांधी जी ने मणिबाई को वापस कर दी थी। इससे उनकी ईमानदारी दिखती है। तो ऐसे जीवन इतिहास में आपको जब पढ़ना है, इस टूल का यूज़ करना है, तो हर एक चीज़ से कोरिलेट करके आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आप देखना उसके अगले लक्षण को, जीवन इतिहास इस प्रकार का हो कि उसमें व्यक्ति के बचपन से लेकर उसकी युवा अवस्था से लेकर उसके वृद्धावस्था तक की जितनी भी घटनाएं हैं उनका तार्किक ढंग से कार्य कारण संबंध आपको पता होना चाहिए, तभी ये शोध की दृष्टि से उपयुक्त माना जाएगा। मतलब जो भी घटनाएं घटित हो रही है उस घटना के घटित होने का कारण क्या है ना, आपको सब कुछ उपयुक्त मतलब पता होना चाहिए, तभी जो जीवन इतिहास है वो उपयुक्त माना जाएगा। ठीक है, जीवन इतिहास को तभी महत्वपूर्ण माना जाता है जब वो शुरुआत से लेकर अंत तक की सभी घटनाओं को सभी कार्य कारण संबंधों के साथ बताता है। अब हम देखते हैं कि जीवन इतिहास के गुण क्या है या उसके लाभ क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यह व्यक्तित्व के विषय में समग्र रूप से अध्ययन कर पूर्ण ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि जीवन इतिहास में व्यक्ति के जीवन के समस्त पक्षों का व्यवस्थित चित्रण प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जिस व्यक्ति का आप अध्ययन कर रहे हैं उसका पूर्ण ज्ञान आपको प्रदान करेगा। दूसरा, इसमें गहन और सूक्ष्म अध्ययन संभव है। किसी व्यक्ति के बारे में गहराई से आपको अध्ययन करना है तो जीवन इतिहास एक बहुत अच्छा स्रोत माना गया है।
जीवन इतिहास करने से अनुसंधानकर्ता के ज्ञान में स्वयं वृद्धि होती है। उसको खुद पता चलता है कि यदि आप किसी व्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उनके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। जीवन इतिहास के माध्यम से हम एक लंबे अंतराल तक की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में हमको पूरी जानकारी प्राप्त हो गई, मतलब उनके और हमारे बीच में बहुत लंबा गैप है, लेकिन क्योंकि हमारे पास लाइफ हिस्ट्री नाम का सेकेंडरी सोर्स है रिसर्च करने के लिए, इसलिए हम उनके बारे में सारी चीज़ें जान पाए, अदरवाइज हमको कभी पता नहीं चल पाता। एक और बात है कि जीवन इतिहास किसी सामाजिक शोध के समस्या का समाधान तार्किक तथ्यों के आधार पर करता है, इसलिए यह विश्वसनीय स्रोत माना गया। और केवल समाजशास्त्र में नहीं बल्कि मनोविज्ञान में भी, ऐतिहासिक में भी, हर चीज़ में इसका उपयोग होता है। अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो जीवन इतिहास का प्रयोग अपराध शास्त्र में और मनोविज्ञान में इसका प्रचलन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे यदि व्यक्ति कोई क्राइम करके आता है, पुलिस स्टेशन जाता है, तो वहाँ पर देखा जाता है ना कि इसकी हिस्ट्री क्या है, इसने इससे पहले भी किसी प्रकार का क्राइम किया तो नहीं है। यदि कोई मनोपचार के लिए डॉक्टर के पास जाता है तो आप डॉक्टर के पास जैसे ही जाके बैठेंगे पेशेंट से, डॉक्टर पहले उनकी हिस्ट्री पूछते हैं, है ना, कि बचपन में इनके साथ क्या हुआ था, जवानी में इनके साथ क्या हुआ, ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई कि इनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई है। तो वो जो पूछने की क्रिया है ना, ये जीवन इतिहास कहलाता है। मतलब आप उसकी लाइफ की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो हिस्ट्री के बारे में जानकर आप उनके वर्तमान स्थिति का पता लगाते हैं कि अभी ऐसे क्यों है। यदि कोई व्यक्ति क्राइम करके आता है तो पहले उसकी हिस्ट्री जानी जाती है कि ऐसी कौन सी बात हो गई थी कि उसको क्राइम करना पड़ा। तो ये इस टूल का प्रयोग सबसे ज़्यादा क्रिमिनोलॉजी और साइकोलॉजी में अभी वर्तमान में प्रयोग किया जाता है, कि जो कि बहुत ऑथेंटिक पाया जाता है। ये तो हो गए जीवन इतिहास के लाभ और गुण। अब हम देखते हैं कि जीवन इतिहास के दोष क्या हैं या इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। ठीक है, तो पहला देखते हैं कि जीवन इतिहास के तर्क संगत होने पर संदेह है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अपनी जीवनी खुद लिख रहा है, ठीक है, तो ऐसे कई तथ्य हैं जो तार्किक ढंग से लिख पाए, यह संभव नहीं है। मतलब यदि आप अपनी जीवनी खुद लिख रहे हैं तो बट ऑब्वियस आप अपने बारे में जो गलत चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप नहीं लिखेंगे। आप क्यों चाहेंगे कि आपकी जो पर्सनल चीज़ें हैं वो लोगों तक पहुँचे। तो यदि आप अपनी जीवनी खुद लिख रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने हर पक्ष को उसमें लिखें, इसलिए आपके बारे में संपूर्ण जानकारी एकत्रित नहीं हो पाएगी। दूसरा दोष है कि जीवन इतिहास के आधार पर किसी घटना या समस्या के विषय में सामान्यीकृत निष्कर्ष दिया जाना संभव नहीं है। मतलब इसका प्रयोग करके आप किसी विषय के बारे में सामान्य निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं कर सकते। साथ ही साथ जीवन इतिहास में पक्षपात होने की संभावना है। यदि आप किसी व्यक्ति से बहुत इंस्पायर हैं और आप उसकी जीवनी लिख रहे हैं तो आप हो सकता है आप उसकी गलत चीज़ों को या जो चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है आप उसको छुपाएं, तो उससे हमको उनके बारे में सारी चीज़ें पता नहीं चल सकती। तो इसलिए इसमें पक्षपात की संभावना बहुत अधिक होती है। जीवन इतिहास के माध्यम से संकलित तथ्यों की सत्यता का परीक्षण कर पाना संभव नहीं होता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि उस व्यक्ति के समकालीन व करीब रहे व्यक्ति ही बता सकते हैं कि उनका व्यवहार वास्तव में कैसा था, और उनसे हम अभी तो संपर्क कर नहीं सकते। जैसे गांधी जी के बारे में हमको जिनकी भी चीज़ें पता है, या हिटलर के बारे में हमने जितना भी कुछ सुना है, यदि हम उसका परीक्षण करना चाहें तो कैसे करेंगे परीक्षण? अभी तो हम है नहीं वो हमारे पास कि हम उनसे जाकर इंटरव्यू करके पूछ लें, या उनके साथ उस समय वाले लोग भी नहीं है जो उनके बारे में बता सके। तो इसका पूर्व परीक्षण किया जाना मुमकिन ही नहीं है। नेक्स्ट आप देखेंगे इनका दोष कि केवल जीवन इतिहास के बारे में के आधार पर हम व्यक्ति को पूरी तरह समझ पाने की भूल कर जाते हैं, और ऐसे में हमारे द्वारा लगाया गया जो पूर्वानुमान है वह सत्य होने की संभावना कम हो जाती है। केवल लाइफ हिस्ट्री के माध्यम से हम किसी व्यक्ति को पूरी तरह से नहीं समझ सकते। तो इतने सारे दोष हैं या सीमाएं हैं जीवन इतिहास की। अभी यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि लाइफ हिस्ट्री वाले टॉपिक से सेट, नेट या यूपीएससी या सीजीपीएससी में किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यदि आप अपियर हो रहे हो तो उसमें आ सकता है। ये जो 3-4 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो लाइफ हिस्ट्री वाले टॉपिक से ही है, और जितने भी क्वेश्चन लिखे हैं उसका आंसर मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके आंसर आप प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना, क्योंकि एग्जाम में ना इसी तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने जीवन इतिहास को विस्तृत आत्मकथा कहा है? ऑप्शंस हैं कार्ल पियर्सन, जॉन मैस, पी.वी. यंग और बोगार्डस। इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, जीवन इतिहास में निम्न में से किसने सर्वाधिक उपयोगी विधि है? अपराध शास्त्र में, मनोविज्ञान में, राजनीति शास्त्र में, या आपके जो ऑप्शंस हैं क और ख दोनों में। आपको बताना है कि जीवन इतिहास जो उपकरण का हम यूज़ करते हैं
ये सबसे ज़्यादा कौन से विषय में सर्वाधिक उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन इतिहास की मुख्य समस्या निम्न में से कौन सी है। जीवन इतिहास अनुसंधान की जो अपनी विधि है उसकी मुख्य समस्या क्या है। पहला, पक्षपात की समस्या, दूसरा है तथ्यों के सत्यता के परीक्षण की समस्या, या तथ्यों के आधार पर सामान्यीकृत निष्कर्ष निकालने की समस्या। यह चौथा ऑप्शन है सभी। आपको इन 3 प्रश्नों के आंसर मुझे कमेंट में करके बताना है, और यदि आपको नहीं मालूम तो मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। तब तक के लिए वीडियो में बने रहें। थैंक यू सो मच। आगे के भी ऐसे ही क्लासेस हम कंटिन्यू करते रहेंगे। फर्स्ट टाइम यदि आप मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।